हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और सुनाइए, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। आज हम आपके लिए कुछ नीट के पीवाईक्यू लेके आए हैं और हर लेक्चर से पहले, हर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आपको उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करने हैं ज़रूर। इससे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमने कितना सीखा। सेल टॉपिक चल रहा है हमारा। सेल के हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेल का 3rd लेक्चर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, 3rd लेक्चर है हमारा। और 2 लेक्चर जो हम पहले कर चुके हैं उसके ही बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। आप अगर 2 लेक्चर देख चुके हैं तो ये क्वेश्चंस आराम से लगा ले जाएंगे, इनके आंसर आराम से दे देंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 70s राइबोसोम इज फाउंड इन। राइबोसोम 2 टाइप के बताए हैं, 70s 80s। 70s राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल ओनली। सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। थर्ड है गोल्जी बॉडी। फोर्थ न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू सेल्स कैसे बनी हैं? साइटोप्लाज्म से, सेल वॉल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से यानी कि पहले से उपस्थित सेल से, या न्यूक्लियस से। तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर आंसर कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू सेल्स कहाँ से बनी हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो ये सेल ऑर्गेनेल्स दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम और पैरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, इनमें से वो वाला सेल ऑर्गेनेल बताना है जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल्स द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। मेनली पूछा है कि मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या है? प्लांट सेल किससे बनी हुई है? काइटिन से, पेप्टिडोग्लाइकन से, सेल्यूलोज से या ग्लाइकोजन से। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। सारे ही नीट के पीवाईक्यू हैं ये। आ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप। और देखिए, आपको पूरा ही मटेरियल मिलेगा यहाँ पर। एनसीईआरटी पूरी बायोलॉजी की मिलेगी, इसलिए आप चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सारी ही वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसके पिछली क्लास में हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी हमने कर लिया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीजेज एंड बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट कराएंगे। जब माइक्रोबायोलॉजी में वायरस और माइकोप्लाज्मा वगैरह स्टार्ट होगा, तब उसी के ही साथ बैक्टीरिया का अगर अदर चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट्स। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ऐसे यूकैरियोट्स जिनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी हुई है, वो सारे ही एनिमल्स किस में आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, सब किस में आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। अब फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट्स, ये सभी यूकैरियोट्स हैं। फंजाई भी यूकैरियोट हैं, एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स है, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं, सब यूकैरियोट्स हैं। लेकिन कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बॉडी कई सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ओके, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस कैसा होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, जबकि हमने प्रोकैरियोट में क्या देखा, न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनस है। अब यूकेरियोट में सारे ही तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेम्ब्रेनस हो चाहे वो ए मेम्ब्रेनस हो, जैसे कि राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होगा यूकेरियोट में, और प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट था। यूकेरियोट में क्या, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट थे, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे और ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? आ जाइए आगे। डीएनए इज नॉट नेकेड। प्रोकैरियोट में क्या था, डीएनए नेकेड था, क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था। बट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए नेकेड नहीं है, क्योंकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही बाउंड होते हैं, क्या बाउंड होता है, डीएनए। कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है यूकेरियोट्स में। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यूकेरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। अब राइबोसोम देखते हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम। यूकेरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप का भी है और 80S टाइप का भी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि राइबोसोम जो है यूकेरियोट्स में 70S और 80S दोनों टाइप का है। ओवरऑल मतलब ज़्यादातर यूकेरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम दिखाई देगा, बट 70S राइबोसोम केवल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। ये क्या हैं, दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड क्या हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए भी है। कुछ काम तो ये अपने डीएनए से चला लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कुछ काम अपने डीएनए से चला लेते हैं, और कुछ काम इन्हें न्यूक्लियस के डीएनए से भी पड़ता है। तो ये कंप्लीटली अपने डीएनए से काम नहीं चला रहे हैं, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा गया। सेमी टर्म इसमें इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ काम इनका अपना चल रहा है और कुछ काम ये न्यूक्लियस के डीएनए से चलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये मान लीजिए हमारी है एनिमल सेल। एनिमल सेल मैंने कैसे कहा, इसे कैसे पहचाना कि ये एनिमल सेल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल का फीचर है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ क्या है, यूकेरियोटिक सेल मान लीजिए, इसे यूकेरियोटिक सेल है, एनिमल भी तो यूकेरियोट्स में ही आता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है लाइसोसोम, दिस इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ए मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। और ये क्या भरा हुआ है, पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये सेंट्रोजोम बता ही दिया। सेंट्रोजोम में देखिए क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोजोम में दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। आगे जब मैं सेंट्रोजोम डीपली पढ़ाऊंगी तो उसमें भी बताऊंगी अभी। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज गोल्जी एपरेटस, और ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसे। और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब कुछ आएगा, अभी आराम से देखिएगा। देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज हमें कवर क्या क्या करना है। जैसे सेल है ये। अब इस सेल का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट के सहारे मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में डिफरेंस क्या है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, इसलिए आज इस चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ए मेम्ब्रेनस हैं। मेम्ब्रेनस दो टाइप के होते हैं। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में भी हम डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। आगे हम प्लास्टिड के बारे में देखेंगे कि प्लास्टिड कितने टाइप के हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रोबॉडीज़ के बारे में देखेंगे, साइटोस्केलेटन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि सेल वॉल कैसा कैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होती है, ये सब देखेंगे। प्लांट सेल वॉल की डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लांट सेल वॉल कैसे कैसे आपस में जुड़ी होती हैं, एक सेल दूसरी सेल से। ये इससे आपको समझाऊंगी मैं कि एक सेल, एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से किसके द्वारा जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये देखेंगे, जंक्शन बीच का इनका। आगे हम देखेंगे वैक्यूल्स क्या है, प्लांट वैक्यूल देखेंगे, एनिमल वैक्यूल देखेंगे कि एनिमल में वैक्यूल कैसा होता है, प्लांट्स में वैक्यूल कैसा होता है, और वैक्यूल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में आउटरमोस्ट लेयर है, किस में सेकेंड आउटरमोस्ट लेयर है, ये सब देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल कौन कौन से दिए गए हैं, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमें डिटेल पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस किस चीज़ से मिलकर है, ये देखेंगे। ठीक, बस आज हम इतना ही देखेंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक देख लिया हमने, ये देख क्वेश्चंस देख लिए। अब देखते हैं हम प्लांट सेल। ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार अगर समझ में आ गया ना, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। यहाँ देखिए, ये क्या है, मैंने बना दी एक प्लांट सेल, ये बना दी मैंने एक प्लांट सेल जिसकी आउटरमोस्ट लेयर, प्लांट सेल में सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। और ध्यान रखिएगा, सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। अब प्लांट की आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल है, तो अंदर की जो लेयर है एक और लेयर पाई जाती है प्लांट सेल में, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल देखिए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंटर में वैक्यूल इसका 90% जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए ये सेंटर में प्रेजेंट हो जाता है वैक्यूल। अब न्यूक्लियस को तो ये जगह देता ही नहीं है वैक्यूल सेंटर में रहने के लिए, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ आ गया, न्यूक्लियस आ गया पेरीफेरी पे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका पेरीफेरी पे आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीमॉर्डियल कंडीशन। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अभी इसमें देखिए, जब हम इसकी प्लांट सेल की, अगर हमने प्लांट सेल की सेल वॉल को मान लीजिए हटा दिया, सेल वॉल को हमने हटा दिया, तो जो कुछ भी यहाँ पर बचता है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। क्या है, प्रोटोप्लास्ट। और अगर हमने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो बचेगा जो, वो होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में अंतर है। क्या अंतर है, अगर हमने सिर्फ सेल वॉल को हटाया तो जो बचा यहाँ पर वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। और जो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया तो जो बचा वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। आगे देखिए,
इसी का ही चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, देखिए जैसे कि सेल ली है हमने एक, सेल में मैंने जहाँ जहाँ पी लिखा है, मान लीजिए देख लीजिए यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्लांट में प्रेजेंट है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर एनिमल में प्रेजेंट है। जहाँ पी बनाया है वहाँ मतलब ये स्ट्रक्चर प्लांट में प्रेजेंट है, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। जहाँ पी प्लस ए बनाया है वो प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है, और जहाँ ए बनाया होगा वो केवल एनिमल में प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखिए सेल मान लिया मैंने, एक प्लांट सेल ली थी अभी। प्लांट सेल में सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या थी? सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने हटा दिया, सेल वॉल को अलग कर दिया, तब जो बचा वो क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। अब ये ध्यान रखने की बात है कि सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट दोनों ही केवल प्लांट का फीचर है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल दोनों ही किसका फीचर है? प्लांट्स का फीचर है केवल। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हटाया तब जो बचा वो क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाई जाती है ना एनिमल में। एनिमल की सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया तब क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों का फीचर है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। अब मान लीजिए मैंने प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को ही हटा दिया, न्यूक्लियस को बाहर कर दिया, तुम बाहर जाओ। न्यूक्लियस को जब हटाया तब जो बचा वो क्या बचा? साइटोप्लाज्म। क्या बचा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्लांट एंड एनिमल दोनों का फीचर है। प्लांट्स में भी न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एनिमल में भी। अब मान लीजिए मैंने साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को अलग कर दिया, सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दिया, तब जो बचा केवल फ्लूइड जो बचा, सेल्यूलर फ्लूइड, उसको कहते हैं साइटोसॉल। क्या कहते हैं? साइटोसॉल। ये कहाँ है? सेल ऑर्गेनेल्स तो सब में ही पाए जाते हैं, प्लांट्स हो एनिमल्स हो सभी में ही पाए जाते हैं, और जो साइटोसॉल है वो भी प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में दो तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो उनके ऑर्गेन्स होते हैं उन्हें ही सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, ए मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते ही आते हैं। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम के बारे में हमें पता है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हमें पता है कि ये केवल एनिमल का फीचर है, प्लांट का फीचर नहीं है। और राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा, साथ में प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा राइबोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम होता है ना, और न्यूक्लियोसोम भी कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये भी प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर है। तो ध्यान से आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। आप देखिए मेम्ब्रेनस में कोई कोई सेल ऑर्गेनेल्स है जो दो मेम्ब्रेन से सराउंड है, जिसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। कोई कोई सेल ऑर्गेनेल केवल एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड होगा, उसे सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो अगर जो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं, यह ध्यान रखना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जो कहाँ किससे सराउंडेड हैं? 2 मेम्ब्रेन से सराउंड हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए इनके पास डीएनए पाया जाता है,
न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है। और अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, इनके पास अपना अपना डीएनए होता है। तो जिसके पास डीएनए है उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत चाहिए ना, तो इसलिए ये 2 मेम्ब्रेन से सराउंड है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? प्लांट एंड एनिमल दोनों में। प्लास्टिड ओनली प्लांट्स में, प्लास्टिड केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल दोनों में। अभी मैंने बताया सेंट्रोसोम कहाँ है? केवल एनिमल में। बट प्लास्टिड कहाँ है? केवल प्लांट में। ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेम्ब्रेनस, केवल एक मेम्ब्रेन से सराउंड कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट एंड एनिमल दोनों में, गोल्जी बॉडी प्लांट एंड एनिमल दोनों में, लाइसोसोम केवल एनिमल में, लाइसोसोम केवल एनिमल में, प्लांट्स का फीचर नहीं है लाइसोसोम। वैक्यूल्स प्लांट एंड एनिमल दोनों में, और ये दोनों प्लांट एंड एनिमल दोनों में। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एनिमल में नहीं होगा। प्लास्टिड फीचर है किसका? प्लांट्स का और यूग्लिना का। यूग्लिना पढ़ा है ना आपने? एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट फाइलम आता है प्रोटोजोआ, उसमें यूग्लिना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच लिंक होता है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये एनिमल की तरह भी बिहेव करता है और प्लांट्स की तरह भी बिहेव करता है यूग्लिना। और यूग्लिना में प्लास्टिड प्रेजेंट है, ध्यान रखना है आपको। प्लांट्स में तो प्लास्टिड है, साथ में यूग्लिना में भी प्लास्टिड है, बट एनिमल में नहीं है। प्लास्टिड कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन से सराउंड है। अब प्लास्टिड के टाइप देखते हैं हम, कितने कितने टाइप का प्लास्टिड होता है। ये रेड लाइन कैसे आ गई? चलिए कोई नहीं। ये जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप का प्लास्टिड पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का है, ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। उन्हें कलर देने के लिए, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर देने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट केवल स्टोरेज के लिए है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट केवल स्टोरेज के लिए है। और ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर करता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च का स्टोरेज करता है कौन? एमाइलोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिए और इस चार्ट को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन करिए। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है प्रोटीन को, प्रोटीन का स्टोरेज है एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट को लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं, स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स। आगे देखिए, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्या होता है इसमें? क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स के पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये साइट किसके लिए है? फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट जो फूड बनाते हैं ना, वो किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है प्लांट्स के। ओके। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट, जैसे कैरोटीन, जैंथोफिल, ये सब ऑरेंज येलो कलर देने के लिए कलर का होता है ये, और प्रोवाइड करता है येलो, ऑरेंज, रेड कलर। किस किस को प्रोवाइड करता है? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, रूट्स को, इन सभी को। अब आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, इसका कोई कलर नहीं है, ये केवल स्टोरेज के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट केवल स्टोरेज के लिए है और 3 टाइप का है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट।
एमाइलो स्टार्च का स्टोरेज, इलायो ऑयल एंड फैट का स्टोरेज, एल्यूरो प्रोटीन का स्टोरेज। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। देखिए कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और इसमें ये जो आपको सिक्के के ढेर जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ग्रेना। जो सिक्के के ढेर जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेना। और इसमें जो ये भरा हुआ है, इसका येलो ग्रीन सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। और इसकी जो सिक्के के ढेर जैसी संरचना है, इसकी अगर हम एक यूनिट ले लें तो इसे कहते हैं थैलेकॉइड। क्या कहते हैं, थैलेकॉइड। अब आगे देखिए, फिर आ जाते हैं माइक्रोबॉडीज पर। माइक्रोबॉडीज भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाए जाते हैं माइक्रोबॉडीज। छोटा है ये टॉपिक, माइक्रोबॉडीज बहुत छोटा सा, इतना सा लर्न करना है आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोबॉडीज में क्या क्या पाया जाता है, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और स्फेरोसोम। 3 टाइप के होते हैं माइक्रोबॉडीज, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं पैरोक्सिसोम। केवल प्लांट्स में प्रेजेंट हैं ग्लाइऑक्सिसोम, केवल प्लांट्स में प्रेजेंट हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम की जगह ही लाइसोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। आगे देखते हैं और बाकी। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 टाइप का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स केवल एनिमल में, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट एंड एनिमल दोनों में। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। जैसे देखिए ये डाइमर की फॉर्म में रहता है, एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ये, एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ये अल्फा ट्यूब्यूलिन है और ये बीटा ट्यूब्यूलिन है। फिर एक अल्फा ट्यूब्यूलिन, फिर एक बीटा ट्यूब्यूलिन, ऐसे ही जुड़ जुड़ कर ये क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। देखिए ये जैसे है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, इन्होंने क्या बना रखा है, एक डाइमर बना रखा है। ठीक है, ट्यूब्यूलिन डाइमर की फॉर्म में रहता है और ये डाइमर बनाते बनाते क्या बना लेते हैं, ट्यूब्यूल जैसी संरचना बना लेते हैं। इसे ही कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स देखिए। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये देखिए एक ग्लोब्यूलर एक्टिन, अगर हम एक ऐसे ले लें एक्टिन प्रोटीन, तो ये एक ग्लोब्यूलर है ना, गोल राउंड है, ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं इसे। अब ये ग्लोब्यूलर एक्टिन जो है आपस में ज्वाइंट हो के इन्होंने क्या बना लिया, एक फिलामेंट बना लिया। तो ये क्या हो गया, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। 2 फिलामेंट एक्टिन आपस में जुड़कर ऐसे बना लेते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, माइक्रोफिलामेंट्स। आगे देखिए, अब हम चलते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल्स, अब्सेंट होगा एनिमल्स में। और आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, अभी मैंने दिखाया प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो किसकी बनी होगी, सेल वॉल की। और सेल वॉल और भी जगह प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है देखते हैं हम। फंजाई में, बैक्टीरिया में, डाइटम्स में। बैक्टीरिया पढ़ा था हमने तो देखा था सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। अब फंजाई, बैक्टीरिया और डाइटम्स और प्लांट में कैसी कैसी सेल वॉल होती है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ये देखते हैं। अब आइए, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल कैसी बनी हो, किस किस से मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की। अब देखिए ये आपस में जोड़ते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए
मान लीजिए हम कहीं खेत में गए। अब खेत में दो फ्रेंड्स गए हैं। एक फ्रेंड ने लकड़ियाँ बीननी चालू करी, दूसरे फ्रेंड ने भी लकड़ियाँ बीननी चालू कर दी। अब लकड़ियाँ बीननी जब चालू करी तो एक फ्रेंड ने ऐसे ऐसे लकड़ियाँ बीन के आपस में अपने पास इकट्ठी कर ली और दूसरे फ्रेंड ने अपने पास इकट्ठी कर ली। ठीक है। अब इन्हें किससे ऐसे बहुत सारी लकड़ियां हैं तो इसे रस्सी से बांधेंगे ना, वो रस्सी से बांधेंगे इसे। ठीक। एक सेलुलोज, ऐसे ही एक सेलुलोज और दूसरी सेलुलोज आपस में जुड़ी होती है हेमी सेलुलोज से। किससे जुड़ी होती है? हेमी सेलुलोज से। हेमी सेलुलोज से ये आपस में जुड़ेंगी हेमी सेलुलोज से। और जो रस्सी बांधी गई है वो क्या है? पैक्टिन। पैक्टिन से इसे बांध लिया ताकि ये अलग अलग गिरे ना। ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में। सेलुलोज मान लीजिए, ऐसे ऐसे सेलुलोज कई सारे बंडल हैं। इन्हें आपस में अगर एक साथ बांधना है आपस में तो यहाँ तो हेमी सेलुलोज काम करेगा, और इन्हें आपस में इस तरह से बांधना है, एक साथ पूरा गट्ठा लगाना है तो इसका काम करता है पैक्टिन। पैक्टिन को हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। ठीक है। पैक्टिन को हम क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं? हाइल्यूरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि एनिमल सीमेंट, प्लांट सीमेंट किसे कहते हैं। आगे देखिए, फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। व्हाट इज काइटिन? काइटिन क्या है? काइटिन पॉलीमर ऑफ नैग। किसका पॉलीमर है? नैग का पॉलीमर है। उसमें बैक्टीरिया में जो हमने देखा था ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल नैग प्लस नैम से बनी हुई है, तो उस वही नैग है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका पॉलीमर होता है काइटिन। ठीक है। आगे देखिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन को और क्या कहते हैं? म्यूरिन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन किस किस से मिलकर बना है? पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या? नैग प्लस नेम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब देखते हैं डायटम्स की सेल वॉल। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसे फ्रस्ट्यूल कहते हैं। वेरी वेरी IMP कि डायटम्स की सेल वॉल को क्या कहते हैं? फ्रस्ट्यूल। और फ्रस्ट्यूल डायटम्स की सेल वॉल जो है ये किससे बनी हुई है? सिलिका से। SiO2 सिलिका। इसकी सेल वॉल देखिए इस तरह से होती है, सॉप बॉक्स की तरह होती है, साबुदानी की तरह। ऊपर की जो ईपीथीका होती है वो बड़ी होगी, नीचे की छोटी होगी। ऊपर की जो ये स्ट्रक्चर है इसे ईपीथीका कहते हैं, नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसको हाइपोथीका कहते हैं। सॉप बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है ना आपको? यह है डायटम्स की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ये क्या है? फ्रस्ट्यूल। समझ में आया? ये पूरी स्लाइड क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। देखिए, अब हम प्लांट सेल वॉल देखते हैं कि प्लांट में जो सेल वॉल हैं वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन से मिलकर बनी है ना? पैक्टिन में क्या प्रेजेंट होता है? पैक्टिन जो है वो प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला में पैक्टिन प्रेजेंट होता है, और किसकी फॉर्म में? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की फॉर्म में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं मिडिल लैमेला के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि ये प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल ये ले ली हमने, एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, अलग अलग प्लांट सेल्स हैं ये। अब इसकी देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर टर्सरी सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक। एक सेल और दूसरी प्लांट सेल
प्लांट सेल बोल रही हूँ मैं, एक प्लांट सेल और दूसरी प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन से कलर का, येलोइश ग्रीन कलर सा, ये दिस इज मिडिल लैमेला। एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसका बना होता है? पैक्टिन का। पैक्टिन किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक, क्लियर है? आगे देखिए, इसमें ये जो आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल ने क्या किया? वैक्यूल ने तो 90% वॉल्यूम इसका ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये न्यूक्लियस आ गया पेरीफेरी पे। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं एक कनेक्शन से। इस कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिए, यहाँ से भी समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। बस मैं ध्यान से समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी A to Z। देखिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, एक प्लांट सेल ये ले ली, एक प्लांट सेल ये ले ली। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर क्या है? सबसे बाहरी लेयर है सेल वॉल, और वो भी कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल। सबसे बाहर की जो सेल वॉल होती है वो कैसी सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल लिविंग है और किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेल वॉल है इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अंदर की साइड क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। उसके अंदर क्या है? टर्सरी सेल वॉल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट में कहाँ होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? सेकेंडरी सेल वॉल देखिए, सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 पार्ट्स में बटी है, S1, S2, S3, जिसमें H2 थिकेस्ट है। H2 थिकेस्ट है। अब देखिए इस प्लांट सेल को और इस प्लांट सेल को, दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसका बना है? पैक्टिन का। ओके, अब इसका साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े होते हैं एक गैप जंक्शन से, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि प्लाज्मोडेस्मेटा भी केवल किसमें होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल का फीचर नहीं है, केवल प्लांट सेल का फीचर है ये प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ में आया आपको? आगे देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये ले ली हमने एक प्लांट सेल, ये ले ली हमने दूसरी प्लांट सेल, ठीक है। इसमें देखिए ये इसका मान लीजिए क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या लगा हुआ है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। अब इसका और इसका साइटोप्लाज्म आपस में किससे जुड़ रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा से, जो कि एक गैप जंक्शन है। ठीक, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मोडेस्मेटा में पार हो जाता है और दूसरी सेल में पहुंच जाता है। एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्मेटा से पार हो गया, प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर आ गया और दूसरी सेल में पहुंच गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ मैं। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे क्या कहेंगे?
डेस्मोट्यूब्यूल। ओके, इज इट क्लियर? केवल किसका फीचर है डेस्मोट्यूब्यूल भी? प्लांट सेल का। प्लांट सेल के हमने क्या क्या फीचर देखे? सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, प्लाज्मोडेस्मेटा सिर्फ प्लांट सेल में है, डेस्मोट्यूब्यूल सिर्फ प्लांट सेल में है। ओके, आगे देखिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम प्लांट सेल के बीच में जो गैप जंक्शन है वो तो प्लाज्मोडेस्मेटा है, बट एनिमल सेल और एनिमल सेल के बीच में भी तो कुछ गैप जंक्शन होगा, तो उसे क्या कहते हैं? इनके बीच में जो गैप जंक्शन होता है उसे कहते हैं डेस्मोसोम। क्या कहते हैं? डेस्मोसोम। आगे देखिए, वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं अब हम। वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। पहला पॉइंट, वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। और वैक्यूल्स प्लांट में कैसा होता है? लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। और एनिमल्स में कैसा वैक्यूल होता है? स्मॉलर वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाएंगे इस एनिमल्स में। फूड वैक्यूल भी कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको। कहाँ देखने को मिलता है? अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। कहाँ? अमीबा और पैरामीशियम में। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऊपर की तरफ और एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। अब हम देखते हैं प्लांट वैक्यूल। प्लांट्स में वैक्यूल कैसा होता है देखिए। दिस इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे ऊपर क्या है बताइए अब अपने आप, क्या है प्लांट सेल में? सबसे आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये किसका है? प्लांट सेल का लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल ने तो न्यूक्लियस को जगह नहीं दी, तो न्यूक्लियस कहाँ आ गया? पेरीफेरी पे आ गया। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों कहाँ आ गए? पेरीफेरी पे आ गए। इसे ही कहते हैं प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल कंडीशन। क्या कहते हैं? प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल कंडीशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वैक्यूल के बारे में देखते हैं। वैक्यूल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है इसे क्या कहते हैं? सेल शेप। सेल शेप। ऑक्यूपाई क्या करता है वैक्यूल? 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल, और लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल में। देखिए यहाँ पे देखिए, प्लांट सेल ये है, कैसा है? लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। बाकी सब किनारे 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 हैं, लेकिन सेंटर में लार्ज सा क्या है? वैक्यूल है प्लांट सेल में। आगे देखिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन में ही एक पंप प्रेजेंट होता है। वो पंप क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का बना हुआ एक पंप प्रेजेंट होता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन में। और ये क्या पंप करता है? आयंस को और मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लाइन ध्यान रखनी है कि ये पंप जो वैक्यूल में प्रेजेंट है वो पंप किसे करता है? आयंस और मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। देखिए, दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो अंदर भरा है उसे क्या कहते हैं? सेल शेप। अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सेल वॉल देख ली, आपको समझ में आ गई सेल वॉल। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, सेल लेमा, कई सारे नाम हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फर्स्ट आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो फर्स्ट आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट सेकेंड आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की सेकेंड आउटरमोस्ट बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की फर्स्ट आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली बार डिटेल्ड स्टडी किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हुई? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो लिपिडोप्रोटीन तो होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिडोप्रोटीन की। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड 40% होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन 52% और लिपिड 40%। एनसीईआरटी की लाइन है ये। आगे देखिए, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मिनट। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 3 मॉडल दिए गए, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल डैनियल एंड डेफसन ने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकल्सन ने दिया। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, आगे देखिए, सैंडविच मॉडल जो है इसमें इन्होंने क्या बताया? डैनियल एंड डेफसन ने बताया कि जैसे सैंडविच बनता है ना, इधर को बंद रख दिया, एक तरफ बंद रखा, दूसरी तरफ बंद रखा, बीच में कुछ भी आलू की टिक्की, खीरा वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो वो लगाया। तो इसी के ही बेसिस पर इन्होंने किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया है। देखिए, इन्होंने किनारे किनारे लगा दिया प्रोटीन को। इन्होंने कहा कि किनारे किनारे क्या होती हैं? प्रोटीन। जैसे सैंडविच में बंद होते हैं, किनारे किनारे क्या है? प्रोटीन। बीच में क्या है? लिपिड। बीच में जैसे आलू की टिक्की या खीरे हम लगाते हैं, उसकी जगह क्या है? लिपिड। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और लिपिड कैसी है? बाइलेयर की फॉर्म में है। लिपिड तो हमेशा बाइलेयर की फॉर्म में ही होगी, सिंगल लेयर में लिपिड हो ही नहीं सकती। क्यों? रीज़न मैंने बताया बायोमोलिक्यूल में, क्योंकि इसका हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। ये तो पानी की तरफ रह सकता है, बट टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर भागती है, पानी से डरती है। फोबिक, पानी से डरने वाली है टेल। फैटी एसिड की बनी होती है टेल। आगे देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इन्होंने भी यही बताया कि बीच में क्या है? लिपिड है, जो कि बाइलेयर है। किनारे किनारे क्या है? प्रोटीन है। और इसका आपको डायामीटर याद रखना है कि जो लिपिड का डायामीटर है वो कितना है? 35 एंग्स्ट्रॉम। 35 एंग्स्ट्रॉम है तो नैनोमीटर कितना होगा? 3.5 नैनोमीटर। और इधर इधर की जो प्रोटीन है, साइड की जो प्रोटीन है, इनका डायामीटर क्या है? इनका डायामीटर है 20 एंग्स्ट्रॉम। ठीक, 20 एंग्स्ट्रॉम का नैनोमीटर कितना हुआ? 2 नैनोमीटर। 20 एंग्स्ट्रॉम 2 नैनोमीटर। तो आपको एंग्स्ट्रॉम में भी पूछ सकता है, नैनोमीटर में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब पूरे का देखिए, ये तो हमने अलग अलग बता दिया कि लिपिड का कितना है और प्रोटीन का कितना डायामीटर है। अगर पूरा का पूछा जाए, वैसे पूरे का ही पूछा जाता है, तो आपको लर्न रखना है कि 75 एंग्स्ट्रॉम पूरा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है वो कितना है? 75 एंग्स्ट्रॉम, मतलब 7.5 नैनोमीटर। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। हाँ, ये सन भी याद रखना आप, 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया गया? 1972 में। आगे देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। क्या इसका कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इन्होंने जो सिंगर एंड निकोलसन ने हैं, इन्होंने क्या क्या कंपोजिशन बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अभी तक क्या बताया जा रहा था? अभी तक केवल प्रोटीन और लिपिड के बारे में बताया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में और
सैंडविच मॉडल में बताया कि लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनी हुई है, बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने बता डाला सिंगर एंड निकोलसन ने कि लिपिड, प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, देखिए इनका मॉडल समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे एक यहाँ पे ले ली गई है सेल, कोई सी प्लांट सेल वगैरह कुछ, या एनिमल सेल, प्लांट सेल, कुछ भी ले लो, एक सेल ले ली हमने। सेल के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है? साइटोसॉल। साइटोसॉल है, और साइटोसॉल को ही क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसे क्या कहेंगे? नॉन साइटोसॉलिक या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसे इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इतना समझ में आया? देखिए इसके किनारे किनारे ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने इतनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देख लिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखा हमने। अब देखिए इसमें कैसे कैसे अरेंजमेंट है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड ये है, देखिए बाई लेयर में लिपिड दिखाई दे रही है आपको। हेड बाहर होंगे, टेल अंदर होगी। हेड बाहर हैं, टेल अंदर है, ठीक है। और बीच बीच में ये क्या बना दी? प्रोटीन। बीच बीच में क्या होता है? प्रोटीन। जो प्रोटीन लिपिड के बीच में इसे पूरा क्रॉस कर रही है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी प्रोटीन पाई जा रही है बीच में, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। लिपिड और लिपिड के बीच में जो प्रोटीन पाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या टनल प्रोटीन, इसके 4 नाम हैं। चारों नाम याद रख लीजिएगा कि लिपिड के बीच बीच में जो प्रोटीन पाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखिए ये जो इसके बीच में हेलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोटीन, इसे क्या कहते हैं? अल्फा हेलिकल प्रोटीन। अल्फा हेलिकल प्रोटीन कैसी है? सेकेंडरी प्रोटीन है। हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि अल्फा हेलिकल प्रोटीन कैसी होती है? सेकेंडरी प्रोटीन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक्सिमम प्रोटीन पूछा जाए, मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी होती है? तो यही होती है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बीच बीच में ये ऑरेंज से कलर का है, ऐसे ऐसे, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और ये तो पता ही है हमें कि ये लिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, ये तो हमें पता ही है। आगे देखिए ये जो प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है ना? प्रोटीन ये वाली जो बाहर है ये क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर के साइड क्या है? मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर के साइड अंदर का रीजन है, मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इसे मान लीजिए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। और बाहर के साइड क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, ये बाहर का रीजन है। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो याद रखना है आपको। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नाम ये मत सोच लीजिएगा कि बस बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ होगी, नहीं, ये दोनों साइड में होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में भी होती है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में भी होती है। क्लियर है? आगे देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट की बारी आई। लिपिड और प्रोटीन तो हमें पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा होगा ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से लगा हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको टर्म किस लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। और जो कार्बोहाइड्रेट लगा होगा प्रोटीन से उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। दिस इज ग्लाइकोलिपिड, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। अब
एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ नहीं होगा, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा। समझ में आया आपको? देखिए आगे चलिए। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या क्या है हमने देख लिया। लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड कैसी है? लिपिड बताइए, लिपिड कैसी है? बाइलेयर है। मोस्ट अबंडेंट लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सी है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में भी कौन सी लिपिड है? लेसिथिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, कि जो लिपिड पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसी है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में भी लेसिथिन। प्रोटीन देखिए, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो अल्फा हेलिकल प्रोटीन, जो कि सेकेंडरी प्रोटीन है। प्रोटीन, अब प्रोटीन के बारे में देखिए, कौन कौन सी प्रोटीन देखी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? एक इंटीग्रल प्रोटीन जो बीच बीच में पाई जा रही थी, वो क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। जो ऊपर के साइड थी, बाहर बाहर, अंदर अंदर, बाहर बाहर के साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी है, कौन सी है वो? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन स्पेन द लिपिड मेम्ब्रेन, पूरी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, वो प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। बट आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर बाहर पाई जाएगी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन दोनों में पाई जा रही है, ये बात याद रखना, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, दोनों फ्लूइड में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमेशा कहाँ होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा कभी मोनोसैकेराइड की फॉर्म में नहीं होगा, ऑलिगोसैकेराइड की फॉर्म में होगा। दो से 10 तक मोनोसैकेराइड के जुड़ने से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ऑलिगोसैकेराइड, उन्हीं की फॉर्म में होगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट अभी हमने देखा 2 टाइप्स के प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। और दोनों ही ये किससे फॉर्म होते हैं? गोल्जी बॉडी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है वो किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन के द्वारा। ये भी जब मैं गोल्जी बॉडी डिटेल में पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। यहाँ से भी देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये देखिए लिपिड का हेड, लिपिड का हेड, और ये रही टेल। क्या बना ली लिपिड ने? बाइलेयर बना ली, बाइलेयर, बाइलेयर की फॉर्म में। ये ऊपर का रीजन, ये नीचे का रीजन। ठीक है। बीच बीच में ये प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ये कौन सी प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन। ओके। और जो ऐसे किनारे किनारे प्रोटीन प्रेजेंट है, ये कौन सी प्रोटीन है? पेरिफेरल प्रोटीन। इसे ही हम क्या कह रहे थे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो हेलिक्सी फॉर्म में है, ये क्या है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन, दैट इज सेकेंडरी प्रोटीन। ये क्या निकला हुआ है इससे? ये क्या है? हमारी प्रोटीन। प्रोटीन से निकला है कार्बोहाइड्रेट, जुड़ा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोप्रोटीन। और बीच बीच में ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखिएगा कोलेस्ट्रॉल भी बीच बीच में प्रेजेंट होता है। बस आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको समझ में आई क्लास या नहीं आई। एक बार कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आई क्लास या नहीं आई। फिर से बताइएगा। जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी को ही देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।